हेलो स्टूडेंट्स, अपने यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और आज का जो अपना टॉपिक है वो है टेट्रालॉजी ऑफ फैलोट। तो टेट्रालॉजी ऑफ फैलोट क्या होता है, लेफ्ट टू राइट और या राइट टू लेफ्ट शंटिंग क्या होती है, ए साइनोटिक या साइनोटिक डिसऑर्डर का क्या मतलब होता है, क्या कारण होते हैं टेट्रालॉजी ऑफ फैलोट के, सिम्टम्स, पैथोफिजियोलॉजी, इन्वेस्टिगेशन और कौन कौन से ट्रीटमेंट जो है टेट्रालॉजी ऑफ फैलोट के लिए किए जाते हैं, बीटी शंट, पोर्ट शंट, वाटर स्टोन शंट, ये भी हम लोग देखेंगे आगे। और सबसे इंपॉर्टेंट 10 पॉइंट जो कि एएम, बीएसएसबी, पीजीआई जैसी एग्जाम्स के अंदर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये सभी चीज़ें हम लोग जो है आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जो है टेट्रालॉजी ऑफ फैलोट की जो है डेफिनेशन की बात करते हैं। तो टेट्रालॉजी ऑफ फैलोट क्या होता है, तो यहाँ पर टेट्रा का मतलब होता है 4, और एक ही है कॉन्जेनाइटल मालफॉर्मेशन ऑफ हार्ट होता है, यानी हार्ट का कॉन्जेनाइटल यानी जन्म से ही हार्ट में कुछ एबनॉर्मलिटीज पाई जाती है। और वो जो एबनॉर्मलिटीज होती है वो नंबर में कितनी होती है, टोटल 4 का एक ग्रुप होता है। उस ग्रुप को एक साथ हम लोग डिफाइन करते हैं टेट्रालॉजी। टेट्रा का मतलब होता है 4। तो टेट्रालॉजी ऑफ फैलोट यानी 4 ऐसी एबनॉर्मलिटी जो कि कॉन्जेनाइटल हार्ट के अंदर प्रेजेंट होती है। और वो कौन कौन सी एबनॉर्मलिटी होती है, तो वो एबनॉर्मलिटी होती है अपने पास पल्मोनरी आर्टरी का स्टेनोसिस, दूसरा राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी, तीसरा ओवरराइडिंग ऑफ एओर्टा या फिर एओर्टा की डेक्स्ट्रा पोजीशन, और चौथा वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट। इसको हम लोग डायग्राम से भी समझेंगे। पहले इनको याद रखने के लिए हम लोग जो है एक ट्रिक देख लेते हैं। तो ट्रिक है अपने पास प्रूव, किसी चीज को प्रूव करना, साबित करना। तो इस नाम को अगर आप याद रखोगे तो इस तरीके का जो क्वेश्चन आता है, एमसीक्यू क्वेश्चन आता है कि इनमें से कौन सा टेट्रालॉजी ऑफ फैलोट में नहीं है, तो उसका आंसर आप इजीली दे पाएंगे। तो यहाँ पे याद रख पाएंगे हम, पी से हो जाएगा अपना पल्मोनरी आर्टरी स्टेनोसिस, दूसरा पल्मोनरी आर्टरी का जो वाल्व होता है उसका स्टेनोसिस होता है। यहाँ पर एक्चुअली पल्मोनरी आर्टरी का स्टेनोसिस नहीं होता है। दूसरा होता है यहाँ पर आर से हो जाएगा राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी, राइट वेंट्रिकुलर का हाइपरट्रोफी हो जाएगा। ओ से हो जाता है अपने पास में ओवर राइडिंग ऑफ एओर्टा या फिर एओर्टा की डेक्स्ट्रा पोजीशन, और वी से हो जाएगा वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट यानी कि वीएसडी। तो ये तो ट्रिक हमने समझ ली। यानी पहला हो गया पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी में जो वाल्व पाया जाता है इसे हम लोग पल्मोनिक वाल्व बोलते हैं। कौन सा वाल्व बोलते हैं, यानी पल्मोनिक स्टेनोसिस भी इसको हम लोग बोला जा सकता है। आर्टरी वर्ड यूज ना करके क्या यूज कर सकते हैं, पल्मोनिक वाल्व स्टेनोसिस यूज कर सकते हैं। तो वहां पर भी सेम पी रहेगा। पी का मतलब प्रूव के अंदर पी का मतलब पल्मोनिक स्टेनोसिस, आर का मतलब राइट वेंट्रिकुलर स्टेनोसिस, ओ का मतलब ओवरराइडिंग ऑफ एओर्टा, और वी का मतलब वीएसडी यानी वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट। तो ये तो होगी ट्रिक की बात। अब हम लोग जो है इस डायग्राम को समझ लेते हैं। नॉर्मली जो होता है इस हार्ट के डायग्राम में समझते हैं कि फ्लो जो होता है अपने राइट इंफीरियर वेना केवा और सुपीरियर वेना केवा से आता है, राइट वेंट्रिकल के अंदर ब्लड आता है जो कि डीऑक्सीजनेटेड होता है। ये जो है इस ट्राइगेस्ट्रिड वाल्व के थ्रू जाता है राइट वेंट्रिकल के अंदर, और राइट वेंट्रिकल से जो है पल्मोनरी आर्टरी से लंग्स के अंदर चला जाता है। फिर लंग्स से जो होता है इकट्ठा होकर के लेफ्ट एट्रियम में आता है। लेफ्ट एट्रियम से मिट्रल वाल्व के थ्रू जो है लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड आता है, और यहाँ से जो है एओर्टा के थ्रू जो ब्लड है सिस्टमिक सर्कुलेशन में चला जाता है। तो ये होता है अपना नॉर्मल सर्कुलेशन। लेकिन यहाँ पर क्या क्या 4 ऐसी चेंजेस आ जाते हैं जो कि कॉन्जेनाइटल मालफॉर्मेशन होते हैं। तो इसको मैंने डायग्राम से समझ रहे हैं। यहाँ पर सबसे पहला होता है, यहाँ पर ये होगी अपनी पल्मोनरी आर्टरी। तो पल्मोनरी आर्टरी का जो ये वाल है, इस वाल की लोकेशन पे वाल पाया जाता है, उस वाल में स्टेनोसिस यानी नैरोविंग हो जाती है, जिसकी वजह से फ्लो यहाँ पर नहीं जा पाएगा। फ्लो ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है। याद रखना आप लोग, फ्लो ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है किसके अंदर, लंग्स के अंदर। और जब लंग्स में ब्लड नहीं जाएगा तो ऑक्सीजनेटेड वो नहीं होगा। तो ये चीज होता है अपने पास में। पहली कंडीशन हो गई अपने पास पल्मोनिक स्टेनोसिस। दूसरी कंडीशन अपने पास आ जाती है यहाँ पर पल्मोनिक में अगर ऑब्स्ट्रक्शन होगा तो राइट वेंट्रिकल को ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, और जब राइट वेंट्रिकल ज्यादा फोर्स लगाता है उस कंडीशन में क्या होने लग जाती है, इस दीवार की हाइपरट्रोफी होने लग जाती है, जिसको हम लोग बोलते हैं राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी। राइट वेंट्रिकल की जो दीवार होगी वो क्या हो जाएगी, हाइपरट्रोफी होना स्टार्ट हो जाती है। तीसरा होता है अपने पास में ओवरराइडिंग ऑफ एओर्टा या फिर डेक्स्ट्रा पोजीशन ऑफ एओर्टा। यानी नॉर्मली क्या होता है, एओर्टा जो होती है राइट वेंट्रिकल से ब्लड लेती है, लेकिन एओर्टा क्या होगी, ओवरराइड होकर ये कहाँ चली गई अपने पास में, राइट वेंट्रिकल में चली गई। नॉर्मली होती है लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर, लेकिन ये ओवरराइडिंग होकर के कहाँ चली गई, राइट वेंट्रिकल, जिसमें क्या होगी, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेना स्टार्ट कर देती है। तो ये कंडीशन कहलाती है ओवरराइडिंग ऑफ एओर्टा। नेक्स्ट होती है वीएसडी। तो चौथी कंडीशन अपने पास ऐसी हो जाती है चूंकि इस चैम्बर में प्रेशर बढ़ने लग जाता है, क्योंकि वाल स्टेनोसिस हो गया, स्टेनोसिस होने की वजह से प्रेशर बढ़ रहा है, जिसकी वजह से क्या होने लग जाता है, वेंट्रिकल सेप्टम में यहाँ पर होल हो जाता है, और वेंट्रिकल सेप्टम में होल होने की वजह से इधर का जो
ब्लड है जो कि डीऑक्सीजनेटेड है वो किधर आने लग जाएगा, ऑक्सीजनेटेड चेंबर में। तो ऑक्सीजनेटेड चेंबर के अंदर जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो मिक्स हो जाता है। तो ये कंडीशन जो चारों कंडीशन होती है वो कहलाती है टेट्रालॉजी ऑफ फेलोट। डेफिनेशन को हम लोग आगे समझते हैं कि टेट्रालॉजी ऑफ फेलोट होती है। अभी हमने देखा कि प्रूव जो ट्रिक होती है उससे देखा कि इसमें कौन कौन सी 4 कंडीशन डेवलप होती है। अब आगे बढ़ते हैं कि जो टेट्रालॉजी ऑफ फेलोट होते हैं वो होता है ब्लू बेबी सिंड्रोम के नाम से भी इसको जाना जाता है, या फिर हम लोग बोल सकते हैं मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ ब्लू बेबी सिंड्रोम पूछा जाए तो आपको आंसर क्या देना है, टेट्रालॉजी ऑफ फेलोट देना है। क्योंकि इसके अंदर जो है बॉडी के अंदर साइनोसिस, बच्चे के अंदर जो है साइनोसिस डेवलप होता है तो बच्चा ब्लू कलर का दिखाई देता है, इसलिए ब्लू बेबी सिंड्रोम इसको कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है इट इज मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ साइनोटिक हार्ट डिजीज। तो ये जो है टेट्रालॉजी ऑफ फेलोट जो है साइनोटिक हार्ट डिजीज का मोस्ट कॉमन कारण होता है। जैसे अपन बात करें कि साइनोटिक डिसऑर्डर की बात करें तो उसको समझने से पहले जो है हम लोग 2 चीज़ों को पढ़ लेते हैं, साइनोटिक वर्सेज ए साइनोटिक हार्ट कंडीशन। यानी ऐसी कंडीशन जिसमें साइनोसिस डेवलप होगा और ऐसी कंडीशन जिनके अंदर साइनोसिस डेवलप नहीं होता है बॉडी के अंदर। और ये इधर दोनों ही जो होती है कॉन्जेनाइटल हार्ट डिजीज है। तो ऐसी डिजीज जिसमें साइनोसिस डेवलप होगा वो साइनोटिक, और जिसमें नहीं होता है वो एसाइनोटिक। अब साइनोटिक का मतलब होता है जैसे कि राइट टू लेफ्ट साइड में अगर ब्लड मूव करना चालू कर दे। जैसे कि हम लोग ये जो हार्ट का स्ट्रक्चर देख रहे हैं, राइट साइड में हमें पता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, लेफ्ट साइड में जो होता है लाल कलर से मैंने शो किया है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। लेकिन अगर राइट से लेफ्ट की तरफ अगर ब्लड जा रहा है इट मींस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑक्सीजनेटेड में मिक्स हो रहा है, तो बॉडी के अंदर जो है साइनोसिस डेवलप होता है, वो चीज होता है साइनोटिक डिसऑर्डर। लेकिन अगर उसका उल्टा लेफ्ट टू राइट अगर ब्लड जा रहा है यानी ऑक्सीजनेटेड ब्लड डीऑक्सीजनेटेड में मिल रहा है तो उस कंडीशन में साइनोसिस डेवलप नहीं होता है। तो ये कंडीशन कहलाती है एसाइनोटिक हार्ट डिजीज, कॉन्जेनाइटल एसाइनोटिक हार्ट डिजीज। इसको याद रखने के लिए हम लोग कैसे एक ट्रिक से याद रखेंगे, यहाँ पर एक नाम याद रखना आपको, रानी। तो रानी जो होता है इसको याद रखेंगे, रा से हो जाएगा आर। तो राइट टू लेफ्ट जा रहा है तो बॉडी कैसी हो जाएगी, नीली हो जाएगी। तो नीली मतलब साइनोसिस। तो रानी ट्रिक से हम लोग याद रख लेंगे कि राइट टू लेफ्ट अगर ब्लड जा रहा है तो बॉडी कैसी हो जाएगी, नी से नीली मतलब साइनोटिक। यानी राइट टू लेफ्ट साइड किस में बनता है, इंपॉर्टेंट पूछ लेते हैं कई बार क्वेश्चन कि राइट टू लेफ्ट किस में बनेगा, साइनोटिक, और इसका उल्टा कर लो तो वो किस में बन जाएगा, एसाइनोटिक। तो कॉन्सेप्ट भी समझ लिया और ट्रिक भी समझ ली। अब पूछा जाता है कि साइनोटिक डिजीज कौन कौन सी होती है। तो साइनोटिक डिजीज होती है जो भी टी नाम से शुरू हो रही है वो कौन सी होती है, साइनोटिक होती है। और यहाँ पर अपने पास डी वाली होती है, जैसे एएसडी यानी एट्रियल सेप्टम डिफेक्ट यानी एट्रिया के बीच में होल बन जाना, वीएसडी यानी वेंट्रिकल के बीच में होल बन जाना, वेंट्रिकुलर सेप्टम डिफेक्ट, पीडीए यानी पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसस यानी अपनी जो ग्रेट आर्टरीज होती है एओर्टा और पल्मोनरी आर्टरी उनके बीच में एक डक्ट बन जाना जिसको हम लोग बोलते हैं पेटेंट डक्टस आर्टेरियोस। तो इन तीनों कंडीशन में जो होता है एसाइनोटिक होता है। जबकि जो टी नाम वाले जैसे टेट्रालॉजी ऑफ फेलोट, ट्रंकस आर्टेरियोसस, ट्राइकस्पिड वाल्व की अगर कोई एब्नॉर्मेलिटी है, ट्राइकस्पिड एट्रेसिया है, ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट वेसल्स यानी अपने एओर्टा और जो पल्मोनरी आर्टरी है उनका पोजीशन चेंज हो जाए, उस कंडीशन को बोला जाता है ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट वेसल्स। और सबसे लास्ट में है कोरेक्टेशन ऑफ एओर्टा। आप लोग बोलेंगे कि ये सी से शुरू हो रहा है लेकिन इसमें भी टी का प्रोनाउंसिएशन होता है कोरेक्टेशन। तो टी से नाम प्रोनाउंस हो रहा है इसलिए जो है ये भी किस में है, अपने पास एक ट्रिक है जस्ट याद रखने के लिए कि जिसमें टी पे अगर स्टार्ट हो रहा है या टी पे सप्रेस आ रहा है वो चीज़ क्या हो जाएगी अपने पास, साइनोटिक। और जहाँ पर डी वर्ड ज़्यादा यूज हो रहा है जैसे एएसडी, वीएसडी और पीडीए, तो पीडीए में भी डी वर्ड यूज होता है। तो इस तरीके के डिसऑर्डर होते हैं वो कौन से होते हैं, एसाइनोटिक कंडीशन होती है। अब हम लोग बात करते हैं कॉजेज की, क्या क्या कारण होते हैं टेट्रालॉजी ऑफ फेलोट के। तो टेट्रालॉजी ऑफ फेलोट चूंकि कॉन्जेनाइटल डिसऑर्डर है इसलिए इसमें कॉन्जेनाइटल मालफॉर्मेशन इसका मेन कारण होता है, जिसके बहुत सारे रिस्क फैक्टर होते हैं। एक्चुअली एग्जैक्टली नहीं पता है कि क्या वजह होती है, लेकिन कुछ केसेज में एसोसिएशन देखा गया है। अगर मदर को, प्रेग्नेंट मदर है, उसको क्या हो जाता है, फिनाइल कीटोन यूरिया एक डिसऑर्डर होता है, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर। अगर ये डिजीज होती है, इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, तो अगर पीकेयू डिजीज होती है तो हो सकता है कि बच्चे के अंदर जो है टेट्रालॉजी ऑफ फेलोट डेवलप हो जाए। या फिर मदर जो है अल्कोहल या स्मोक करती है तो ये भी रिस्क फैक्टर है बड़ा। या फिर मदर को टॉर्च इन्फेक्शन है तो भी हो सकता है। टॉर्च इन्फेक्शन में एक्चुअली न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर ज़्यादा होते हैं बट रेयरली केस में जो है ये भी हो सकता है। इसके अलावा कोई जेनेटिक कंडीशन है, जेनेटिक कंडीशन की वजह से ऐसा हो सकता है, या फिर मदर को हाइपरटेंशन रहता है। इन सभी कंडीशन के अंदर जो है ये डिजीज जो है डेवलप हो सकती है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे टेट्रालॉजी ऑफ फेलोट के साइन एंड सिम्टम्स की, क्लिनिकल फीचर्स की, क्या क्या सिम्टम्स दिखाई देते हैं।
तो यहाँ पर जो सिम्टम्स की सीवियरिटी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट एंड पल्मोनरी स्टेनोसिस, यानी वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट यानी वेंट्रिकल में जितना बड़ा होल होगा और पल्मोनिक वाल जितना स्टेनोस होगा, जितना नैरो होगा, उसी के अकॉर्डिंग सीवियरिटी होगी, क्योंकि पल्मोनिक वाल जितना नैरो होगा लंग्स में उतना ही ब्लड कम जाएगा, और अगर वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट जितना ज़्यादा बड़ा होगा तो वहाँ पर जो है अपना डीऑक्सीजनेटेड ब्लड उतना ही ऑक्सीजनेटेड वाले चैम्बर के अंदर मिक्स हो जाता है, तो इसके अकॉर्डिंग सीवियरिटी उतनी ही ज़्यादा होती है। अब हम लोग सिम्टम्स देखते हैं। पहला सिम्टम्स है ब्लू बेबी साइन, यानी बच्चा जो है ब्लू कलर का दिखाई देता है, नेल्स है, फिंगर्स है, लिप्स है, ये बिकॉज ऑफ साइनोसिस की वजह से ये सिम्टम जो है दिखाई देता है। दूसरा होता है कि बच्चे के अंदर डिस्निया होने स्टार्ट हो जाता है ड्यू टू हाइपोक्सिया, क्योंकि हाइपोक्सिया की कंडीशन होगी, क्योंकि लंग्स तक ब्लड जा ही नहीं रहा ऑक्सीजन मिलने के लिए। तो जब भी बच्चा रोता है, क्राई करता है, उस टाइम पे डिस्निया के एपिसोड्स आते हैं और बच्चे के जो फिंगर्स और ये सब नीले पड़ने लग जाते हैं, तो उस कंडीशन को हम लोग जो है ब्लू स्पेल या टैट स्पेल के नाम से बोला जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पॉइंट कि ब्लू स्पेल या टैट स्पेल किस में आते हैं, तो वो आते हैं टेट्रालॉजी ऑफ फैलोट के अंदर, तो ये हमें याद रखना है। टैट स्पेल और ब्लू स्पेल, इस फिनोमिना को बोला जाता है कि जब बच्चा रोना चीखना स्टार्ट करता है तो डिस्निया और साथ में साइनोसिस डेवलप हो जाता है, और ये लगभग 15 मिनट से ज़्यादा टाइम तक रह रहा है, तो उसे हम लोग टैट स्पेल या ब्लू स्पेल के नाम से जानते हैं। तो 15 मिनट से ज़्यादा अगर टाइम तक रहता है ये ड्यूरेशन, तो वो कहलाता है टैट स्पेल या ब्लू स्पेल। नेक्स्ट तीसरा होता है सिस्टोलिक मर्मर साउंड जो है सुनाई देती है। अब सिस्टोलिक मर्मर साउंड का मतलब होता है कि जब भी कोई वाल नैरो होता है तो वहाँ पर मर्मर साउंड सुनाई देती है, और जब वेंट्रिकल जो है सिस्टोल कर रहे हैं उस टाइम पे क्या होगा, पल्मोनरी वाल जो अपना पल्मोनिक वाल है उसके अंदर ब्लड जाता है। राइट वेंट्रिकल जब कंप्रेस होगा तो पल्मोनिक वाल के थ्रू जो ब्लड है वो लंग्स में जाता है, लेकिन पल्मोनिक वाल नैरो हो चुका है तो वहाँ पर ब्लड जो होगा वो उसको रास्ता कम मिलेगा, तो वहाँ पर जो आवाज़ आएगी उस आवाज़ को हम लोग बोलते हैं मर्मर, और चूंकि ये सिस्टोल के टाइम पे आ रही है इसलिए इसे हम लोग बोलते हैं सिस्टोलिक मर्मर। तो इसको जो है स्टेथोस्कोप के द्वारा जो है सुना जा सकता है। नेक्स्ट होता है स्क्वाटिंग पोजीशन, यानी बच्चा जो होता है स्क्वाटिंग पोजीशन के अंदर बैठना स्टार्ट कर देता है, यानी बच्चा है तो इस तरीके से जो है घुटनों को जो है पेट से लगा करके बैठना स्टार्ट कर देता है। इस पोजीशन को जो है स्क्वाटिंग पोजीशन बोला जाता है। ऐसा क्यों होता है? ड्यू टू कंपनसेटरी मैकेनिज्म। ये बच्चा क्या कर रहा है, इस कमी को कंपनसेट करने के लिए क्या करेगा, स्क्वाटिंग पोजीशन में बैठता है। अब बैठने से क्या होगा, अपना जो एब्डोमिनल एरिया कंप्रेस होगा, पेरिफेरी जो है वो भी कंप्रेस होगी, तो जो ब्लड का फ्लो है वो पेरिफेरी में कम हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, जो एक पुश मिलता है, राइट वेंट्रिकल को एक पुश मिलेगा ताकि जो ब्लड है वो अपने पल्मोनरी वाल के अंदर, पल्मोनरी आर्टरी के अंदर चला जा सके और लंग्स के अंदर चला जाए। तो इस पोजीशन को हम बोलते हैं स्क्वाटिंग पोजीशन। तो ये भी क्वेश्चन पॉइंट है कि स्क्वाटिंग पोजीशन है वो किस डिजीज के अंदर जो है देखने को मिलती है बच्चों के अंदर, वो होती है टेट्रालॉजी ऑफ फैलोट के अंदर। नेक्स्ट होता है क्लबिंग एंड फिंगर्स एंड नेल्स। जो नाखून होते हैं और उंगलियां होती है वो क्लबिंग हो जाती है, उनके अंदर आगे से मोटी हो जाती है। तो ये जो साइन होता है वो साइनोसिस का साइन है, चाहे वो किसी भी डिजीज में डेवलप हो, नॉट ओनली टेट्रालॉजी ऑफ फैलोट बट किसी भी डिजीज में अगर साइनोसिस डेवलप होता है लॉन्ग टर्म तो वहाँ पर ये साइन आ जाता है। नेक्स्ट होता है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पॉइंट है कि बूट शेप हार्ट कौन सी डिजीज के अंदर मिलता है, तो वो होता है टेट्रालॉजी ऑफ फैलोट। तो बूट शेप का मतलब होता है जूते के आकार के हार्ट जो है, इस तरीके से हार्ट जो है एक्सरे के अंदर दिखाई देता है, ठीक है। एक्सरे के अंदर इस तरीके का हार्ट दिखाई देता है। नॉर्मली जो हार्ट होता है वो अपना लॉन्ग टाइप में होता है, लेकिन यहाँ पर जो है इस तरीके से एलोंगेटेड हो जाता है, और ऊपर से एपेक्स वाला पार्ट है वो एपेक्स वाला पार्ट है वो आगे की तरफ में आने लग जाता है। तो जूते जैसा दिखाई देता है एक्सरे के अंदर, चेस्ट एक्सरे में। और इसका कारण पूछा जाए आपसे कि ऐसा क्यों हो रहा है, ड्यू टू पुअर डेवलपमेंट ऑफ पल्मोनरी आर्टरी, क्योंकि पल्मोनिक वाल है वो क्या हो गया, स्टेनोसिस, और पल्मोनिक वाल से ब्लड किस में जा रहा है, पल्मोनरी आर्टरी के अंदर, तो वहाँ पे ब्लड नहीं जाएगा तो पल्मोनरी आर्टरी का डेवलपमेंट नहीं होता है। इस वजह से जो है हार्ट का एपेक्स वाला एरिया होता है वो उठ जाता है, एलोंगेटेड हो जाता है, तो इस वजह से हार्ट जो होता है वो बूट शेप जो है दिखाई देता है। अब हम लोग जो है पैथोफिजियोलॉजी को जो है समझ लेते हैं टेट्रालॉजी ऑफ फैलोट की। तो हमने पढ़ा था कि इटियोलॉजिकल मालफॉर्मेशन के बहुत सारे कारण होते हैं, उनमें से किसी भी कारण से जो है ये डिफेक्ट डेवलप हो गया है। डेवलप होने के बाद में क्या होता है, पल्मोनरी स्टेनोसिस जो हो जाता है, यानी हमने पढ़ा था 4 चीज़ें पढ़ी थी वहाँ पर। प्रूव के अंदर जो होता है पी का मतलब होता है पल्मोनिक वाल्व स्टेनोसिस, तो ये होता है अपने पल्मोनरी आर्टरी का वाल्व स्टेनोसिस हो गया, नैरो हो गया। तो नैरो होने की वजह से इसमें जो फ्लो जा रहा था ब्लड, राइट वेंट्रिकल से जो फ्लो जा रहा था वो क्या हो जाएगा, ऑब्स्ट्रक्ट हो जाएगा, जो कि पल्मोनरी आर्टरी से लंग्स के अंदर जाता है ऑक्सीजनेटेड होने के लिए। अब ऑब्स्ट्रक्शन होने की वजह से
इस चैम्बर के अंदर जो होगा वो क्या होने लग जाता है, प्रेशर इंक्रीज होता है। अब प्रेशर इंक्रीज होगा इस चैम्बर के अंदर तो हार्ट को और ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी कंप्रेस होने के लिए, तो उस वजह से जो होता है यहाँ पर हाइपरट्रोफी डेवलप हो जाती है। किसकी दीवारें मोटी होने लग जाती है, राइट वेंट्रिकल की दीवारें जो है मोटा होना स्टार्ट हो जाती है, जिसे हम लोग बोलते हैं हाइपरट्रोफी, यानी राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी, जो कि आर का मतलब था राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी। देन यहाँ पर हाइपरट्रोफी की वजह से क्या होगा, यहाँ पर ये जो सेप्टम था वो सेप्टम क्या होने लग जाएगा, डैमेज, तो जिसकी वजह से ब्लड जो है प्रेशर की वजह से दूसरे चैम्बर यानी लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर जाना स्टार्ट हो जाता है और ये अपने पास हो जाता है राइट टू लेफ्ट जो है संट बन जाता है, जो कि हमने पढ़ा था डेफिनेशन में, राइट टू लेफ्ट संट बन जाता है जो कि साइनोटिक डिसऑर्डर में होता है, जिसकी मैंने ट्रिक बताई थी रानी। तो रानी का मतलब होता है राइट टू लेफ्ट संट, तो नीला यानी साइनोसिस डेवलप होना स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ पर VSD जो है वो डेवलप हो जाता है। अब VSD की वजह से क्या हो जाएगा, रिड्यूस्ड फ्लो इन पल्मोनरी आर्टरी, ऑलरेडी यहाँ पर नैरो था, अब ये प्रेशर रिलीज होकर के इधर जा रहा है तो पल्मोनरी आर्टरी के अंदर और ब्लड फ्लो कम हो जाएगा। अब और ब्लड फ्लो कम होगा तो लंग्स के अंदर वो नहीं जाएगा, और चूंकि यहाँ पर ब्लड फ्लो नहीं जा रहा है इस वजह से जब हार्ट कंप्रेस होगा तो ये जो ब्लड फ्लो वहाँ पर कम जाएगा, कंप्रेस्ड फ्लो जाएगा, उसकी वजह से क्या होगा, सिस्टोलिक मर्मर साउंड जो है स्टेथोस्कोप के अंदर सुनाई देगी और जो है साइनोसिस डेवलप हो जाता है, और इसी कंडीशन को हम लोग बोलते हैं टेट्रालॉजी ऑफ फेलोट। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं इन्वेस्टिगेशन, यानी कौन कौन से टेस्ट परफॉर्म किए जाते हैं इस डिजीज को डायग्नोस करने के लिए। तो फिजिकल एग्जामिनेशन और हिस्ट्री के द्वारा जो है हम इसको देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर टैट स्पेल या ब्लू स्पेल्स आते हैं तो वो फिजिकल एग्जामिनेशन में देख सकते हैं। हिस्ट्री में हम लोग पता लगा सकते हैं कि जेनेटिक कंडीशन तो नहीं है। देन ऑस्कल्टेशन यानी स्टेथोस्कोप के थ्रू जो है अपन जो है फ्रैक्शनल सिस्टोलिक मर्मर जो साउंड थी उसको सुन सकते हैं। देन यहाँ पर इकोकार्डियोग्राफी के द्वारा जो है स्पेसिफिक टेस्ट होता है इकोकार्डियोग्राफी। तो इकोकार्डियोग्राफी में जो भी एबनॉर्मलिटी जो चारों अपन ने प्रूव पढ़े हैं यहाँ पर, तो उन चारों को जो है इकोकार्डियोग्राफी के द्वारा हम लोग देख सकते हैं। और रेडियोलॉजिकल के अंदर जो है एक्सरे वगैरह से जो है बूट शेप का हार्ट जो है दिखाई देगा, तो बूट शेप का हार्ट अगर दिखाई दे रहा है तो वो टेट्रालॉजी ऑफ फेलोट हो सकता है। तो ये होते हैं सारे के सारे इन्वेस्टिगेशन। ट्रीटमेंट की बात करते हैं तो ट्रीटमेंट के अंदर क्या क्या प्रोसीजर अपनाए जाते हैं, तो पहले मेडिकल देखते हैं, देन आफ्टर हम लोग सटिंग वगैरह को देखेंगे। तो ट्रीटमेंट में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है मॉनिटरिंग, यानी जो ऑक्सीजन हाइपोक्सीमिया के लेवल को मॉनिटर किया जाता है रेगुलर, तो वहाँ पर अगर ब्लू स्पेल वगैरह दिखाई देते हैं तो तुरंत इमीडिएट जो है ट्रीटमेंट स्टार्ट किया जाता है। तो इमीडिएट ट्रीटमेंट के लिए पेशेंट को जो है जैसे ही ब्लू स्पेल आता है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एम्स वगैरह में पूछ सकते हैं कि ब्लू स्पेल या टेट स्पेल के टाइम पे जो है टेट्रालॉजी ऑफ फेलोट के पेशेंट को कौन सी पोजीशन देना चाहिए, तो वो पोजीशन होती है नी चेस्ट पोजीशन। इसमें क्या होता है, ड्यू टू ग्रेविटी जो है हार्ट का लोड जो है कम होता है, तो नी चेस्ट पोजीशन की वजह से जो है साइनोसिस जो हो रहा था वो कम हो जाता है। देन ऑक्सीजन 100% ऑक्सीजन थेरेपी दी जानी चाहिए। देन बलून डायलेशन, यानी जो यहाँ पर पल्मोनरी वाल्व स्टेनोसिस हो रहा था उस वाल्व को सही करने के लिए बलून डाइजेशन जो है मेडिकल प्रोसीजर है, इसको यूज किया जा सकता है। इसके अलावा जो है बीटा ब्लॉकर जो होती है हाइपरट्रोफी को कम करने के लिए, रिड्यूस करने के लिए दी जा सकती है, जैसे कि प्रोप्रेनोलोल होता है वो यहाँ पर दिया जा सकता है। तो ये सभी मेडिकल मैनेजमेंट है टेट्रालॉजी ऑफ फेलोट के पेशेंट के अंदर कर सकते हैं। तो अब हम लोग जो है सर्जिकल करेक्शन को पढ़ेंगे, जिसके अंदर हम जो है संटिंग को पढ़ेंगे। संटिंग का मतलब होता है अल्टरनेट पाथवे, यानी बाईपास बनाना, उस चीज को हम लोग बोलते हैं संटिंग। तो टेट्रालॉजी ऑफ फेलोट के अंदर जो है टोटल 5 तरीके के जो है करेक्शंस किए जा सकते हैं सर्जिकली। पहला होता है बीटी संट, इसका मतलब होता है ब्लालोक टाउजिंग संट। दूसरा होता है मॉडर्न बीटी संट। तीसरा होता है पोर्ट संट। चौथा होता है वाटर संट। और पांचवा जो होता है टोटल करेक्शन। तो इन पांचों के अंदर क्या क्या प्रोसेस की जाती है उसको हम लोग इस डायग्राम के थ्रू समझेंगे। होप सो डायग्राम आपको समझ में आ रहा है अच्छे से। तो इस डायग्राम के अंदर हम लोग देख रहे हैं कि अपने पास में ये जो हो गए, ये होगी पल्मोनरी आर्टरी और ये होता है अपना अओर्टा, ठीक है। तो पल्मोनरी आर्टरी यानी ये जो अपन 4 संट पढ़ेंगे, इन चारों के अंदर जो है संटिंग करी जाती है पल्मोनरी आर्टरी की किसी अदर आर्टरी के साथ में। तो अब वो क्या क्या है वो हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले जो संट है वो कौन सा है अपने पास, बीटी संट। तो बीटी संट का मतलब होता है, साइंटिस्ट के नाम पे है ब्लालोक टाउजिंग संट। तो 2 साइंटिस्ट थे जिन्होंने इस संटिंग का डेवलप किया था। इसमें क्या करते हैं, एक आर्टिफिशियल जो होती है ट्यूब जो होती है वो कनेक्ट करी जाती है। तो ये ट्यूब किस किस के बीच में कनेक्ट की जाती है या एनास्टोमोस करी जाती है, वो होती है अपने पास राइट पल्मोनरी आर्टरी, बिटवीन राइट पल्मोनरी आर्टरी एंड सब राइट सबक्लेवियन वेन। यानी अपने पास जो आर्क ऑफ अओर्टा है, आर्क ऑफ अओर्टा से जो है अपने पास सबक्लेवियन वेन होती है राइट, इधर वाली होती है लेफ्ट सबक्लेवियन वेन। ये फिर ये होता है ब्रेकियोसेफेलिक ट्रंक
और इससे जो है ये डिवाइड हो जाता है ब्रेकियोसेफेलिक राइट सबक्लेवियन में और कॉमन कैरोटिड आर्टरी के अंदर। फिर कॉमन कैरोटिड आर्टरी जो है नेक और फेस के अंदर सप्लाई करती है। तो सबसे पहला जो शंट होता है अपने पास बीटी शंट, वो किसके बीच में किया जाता है? राइट सबक्लेवियन आर्टरी एंड बिटवीन राइट पल्मोनरी आर्टरी, जो कि हम लोग इस डायग्राम के अंदर अच्छे से देख पा रहे हैं। दूसरा होता है मॉडर्न बीटी शंट। तो मॉडर्न बीटी शंट होता है वो थोड़ा सा इसके अंदर चेंज कर दिया है कि क्या किया, सबक्लेवियन आर्टरी की जगह क्या किया, यहाँ पर ब्रेकियोसेफेलिक ट्रंक के साथ में जो है इसका एनास्मोसिस कर दिया। लेकिन सेम यहाँ पर क्या है, पल्मोनरी आर्टरी ही रहेगी। यानी मॉडर्न बीटी किस किस के बीच में होगा? राइट पल्मोनरी आर्टरी एंड ब्रेकियोसेफेलिक ट्रंक जो होता है, इन दोनों के बीच में जो है ये एनास्मोसिस किया जाता है। ये होता है मॉडर्न बीटी यानी ब्ला-लॉक-टाउजिंग शंट। तीसरा होता है अपने पास पोर्ट शंट। तो जो पोर्ट शंट है वो किया जाता है अपने पास में, ये अपनी होगी पल्मोनरी आर्टरी एंड डिसेंडिंग एओर्टा। जो हम लोग देख रहे हैं ये वाली ब्रांच होगी असेंडिंग, ये आर्क ऑफ एओर्टा, और ये हो गया अपना डिसेंडिंग एओर्टा। तो बिटवीन डिसेंडिंग एओर्टा एंड, तो यहाँ पर कौन सा शंट मेड किया जाता है? पोर्ट शंट। तो ये हमें इसका इजीली इस डायग्राम को याद रखोगे तो हम लोग याद रख सकते हैं बिटवीन पल्मोनरी आर्टरी एंड डिसेंडिंग एओर्टा के बीच में ये मेड किया जाता है। और वाटर स्टंट जो शंट होता है ये भी हम लोग इस डायग्राम के अंदर देख पा रहे हैं, इस जगह पे मेंटेन किया जाता है। तो ये हो गई अपनी असेंडिंग एओर्टा। तो असेंडिंग एओर्टा एंड पल्मोनरी आर्टरी के बीच में अगर स्टेंट बनाया जाएगा तो वो स्टेंट कौन सा है? वाटर स्टंट शंटिंग कहलाता है। ठीक है, तो ये चारों हो गए। इसको याद रखने का तरीका क्या है? बीटी, बीटी मतलब होता है ब्लूटूथ। ब्लूटूथ हम कहाँ पहनते हैं? नेक में। और नेक के यहाँ से जो है अपनी कौन सी आर्टरी है हाथों के अंदर जाती है? सबक्लेवियन आर्टरी। तो सबक्लेवियन आर्टरी यानी दूसरा जो कनेक्शन है वो तो हमेशा किसके बीच में रहेगा? पल्मोनरी आर्टरी के बीच में रहेगा। यानी पल्मोनरी आर्टरी और सबक्लेवियन के बीच में है, यानी वो कौन सा शंट है? बीटी शंट यानी ब्ला-लॉक-टाउजिंग शंट। और मॉडर्न है तो सबक्लेवियन आर्टरी कहाँ से निकल रही है? ब्रेकियोसेफेलिक ट्रंक से। तो ट्रंक के और बीच में और राइट पल्मोनरी आर्टरी के बीच में अगर शंटिंग बना दिया तो वो कौन सा हो जाएगा? मॉडर्न बीटी। देन पोर्ट शंट को याद रखने के लिए आप लोग एक नाम याद रख सकते हो, पीडीए। पीडीए एक डिसऑर्डर भी होता है, पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसस। तो उस नाम से आप लोग इस ट्रिक से जो है याद रख सकते हो। इस ट्रिक से आप क्या याद रखोगे? पीडीए का मतलब होता है पोर्ट जो शंट होता है वो डिसेंडिंग एओर्टा के बीच में बनता है। दूसरा तो हमेशा सेम रहेगा, यानी डिसेंडिंग एओर्टा और पल्मोनरी आर्टरी के बीच में जो बनेगा वो कौन सा हो जाएगा? पोर्ट शंटिंग कहलाता है। और वाटर स्ट्रेंट शंट है, इसके लिए ट्रिक आप याद रख सकते हो, वाह, है ना? वाह से हो जाएगा, यानी वाटर स्ट्रेंट। डब्ल्यू से हो जाएगा वाटर स्ट्रेंट, और ए से अपने पास हो जाएगा असेंडिंग एओर्टा। डबल ए से क्या हो जाएगा? असेंडिंग एओर्टा। यानी वाटर स्ट्रेंट शंट किसके बनेगा? असेंडिंग एओर्टा। और किसके बीच में बनेगा? वो हमेशा सेम है, जो कि क्या है? पल्मोनरी आर्टरी। यानी जो चारों शंट है वो पल्मोनरी आर्टरी या और साथ में किसी अदर आर्टरी के साथ में बनते हैं। सबसे लास्ट में है टोटल करेक्शन। टोटल करेक्शन के अंदर कोई शंटिंग नहीं करी जाती है। सिंपली यहाँ पर हमने देखा था कि टेट्रालॉजी ऑफ फेलोट के अंदर जो है ये सेप्टम नहीं बनता है, तो इस सेप्टम के आगे क्या करते हैं हम लोग? पैच लगाते हैं। तो यहाँ पर जो पैच होगा वो पैच क्या करेगा? इस सेप्टम की तरह काम करेगा। यानी एक डिजीज हम लोग करेक्ट कर देते हैं, यहाँ पर वीएसडी को करेक्ट कर देते हैं, और दूसरा यहाँ पर जो स्टीनोसिस हो रहा था उस स्टीनोसिस को क्या कर देते हैं हम लोग? करेक्ट कर देते हैं। यानी वाल्व रिप्लेसमेंट के थ्रू जो है करेक्ट किया जाता है। इस चीज़ को हम लोग बोलते हैं टोटल करेक्शन। तो ये होता है अपना सर्जिकल इंटरवेंशन ऑफ टेट्रालॉजी ऑफ फेलोट। अब सबसे लास्ट में वो 10 पॉइंट जो कि कंपटीशन एग्जाम्स में इस टॉपिक से पूछे जाते हैं। तो पहला पॉइंट जो है वो होता है अपना प्रूव। प्रूव का मतलब अगर आपसे पूछा जाए कि टेट्रालॉजी ऑफ फेलोट के अंदर इनमें से कौन सा ऑप्शन नहीं है, तो आपको अगर प्रूव से याद है तो आप बता सकते हो पल्मोनिक वाल्व स्टेनोसिस, राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी, ओवरराइडिंग ऑफ एओर्टा और वीएसडी यानी वेंट्रिकुलर सेप्टम डिफेक्ट। यानी इस ट्रिक से हम लोग जो है याद रख सकते हैं। तो इस तरीके का क्वेश्चन इस ट्रिक से सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा, राइट टू लेफ्ट शंट जो है वो किस में बनता है? साइनोटिक डिसऑर्डर के अंदर। तो इसको याद रखने के लिए मैंने ट्रिक बताई थी आपको, रानी। तो रानी से हो जाएगा राइट टू लेफ्ट शंट जो है वो किस में बनता है? नीला। नीला मतलब साइनोसिस के अंदर बनता है। तो इस ट्रिक से हम लोग याद रख सकते हैं राइट टू लेफ्ट यानी साइनोटिक, यानी जिस भी डिजीज में टी से स्टार्ट हो रहे हैं, मैंने एग्जाम्पल बताए थे, तो वो सारे आ जाएंगे। जैसे टेट्रालॉजी ऑफ फेलोट है, इस तरीके के एग्जाम्पल। और उसका उल्टा लेफ्ट टू राइट है वो एसाइनोटिक होता है। और इसमें जो डी वाले होते हैं जैसे एएसडी, वीएसडी और पीडीए, तो जिनके अंदर डी आता है वो हो गए अपने एलआर वाले, यानी लेफ्ट टू राइट शंट यहाँ पर बनता है। देन ब्लू बेबी सिंड्रोम का मोस्ट कॉमन कारण पूछा जाए आपसे तो इसका आंसर क्या देना है? टेट्रालॉजी ऑफ फेलोट देना है। नेक्स्ट, मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ साइनोटिक डिसऑर्डर।
साइनोटिक डिसऑर्डर में भी टी वाले बहुत सारे हैं, लेकिन उनमें भी मोस्ट कॉमन पूछा जाए कौन सा होता है, तो वो होता है टेट्रालॉजी ऑफ फेलोट होता है। देन आपसे पूछा जाए कि स्क्वाटिंग पोजीशन कौन से डिसऑर्डर में देखने को मिलती है, तो वो होता है टेट्रालॉजी ऑफ फेलोट। सातवां पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ब्लू या टैट स्पेल जो है किस डिजीज में आते हैं। तो अभी आपने देखा कि जैसे बच्चा रोता है तो रोने के बाद में डिस्निया और साइनोसिस डेवलप होता है, और जो कि 15 मिनट से ज़्यादा समय तक रहता है उसे हम लोग जो है टैट स्पेल या ब्लू स्पेल बोलते हैं, जो कि टेट्रालॉजी ऑफ फेलोट में आता है। नेक्स्ट पूछा जाए कि बूट शेप हार्ट किसके अंदर मिलता है, तो बूट शेप का हार्ट जो है एक्सरे के अंदर दिखाई देता है, क्योंकि पल्मोनरी आर्टरी जो होती है मेच्योर नहीं हो पाती है, डेवलप नहीं हो पाती है ड्यू टू पल्मोनिक वाल स्टेनोसिस। तो इस वजह से बूट शेप हार्ट दिखाई देता है। कारण भी याद रखना है कि क्यों दिखाई देता है, क्यों दिखाई देता है, पल्मोनिक वाल्व स्टेनोसिस होने की वजह से पल्मोनरी आर्टरी होती है वो डेवलप नहीं हो पाती है, जिसकी वजह से एपेक्स ऑफ हार्ट जो है वो खिंच जाता है। तो ये चीज़ होता है यहाँ पर। देन 9th इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर आपसे पूछा जाए कि टेट्रालॉजी ऑफ फेलोट के अंदर ब्लू स्पेल या टेट स्पेल आ जाए तो कौन सी पोजीशन देना उचित रहता है, तो वो होता है नी चेस्ट पोजीशन। ऑप्शन में स्क्वाटिंग पोजीशन भी मिल सकता है, लेकिन स्क्वाटिंग तो बच्चा अपने आप करता है, ये देना नहीं आपको, ये कंपनसेटरी मैकेनिज्म है, लेकिन नी चेस्ट पोजीशन आप दे सकते हैं वहां पर उस बच्चे को जैसे एपिसोड आते हैं। देन 10वां पॉइंट आता है अपने पास कि जो संटिंग होती है, बीटी संट, मॉडर्न बीटी संट, पोर्ट संट और वाटर स्टेन संट जो होते हैं वो किस किस के बीच में किए जाते हैं। तो हमें याद है कि बीटी यानी ब्लूटूथ लगाते हैं अपन यहाँ पर गले में, तो गले में जो होते हैं ये आर्टरी होती है अपने पास सबक्लेवियन आर्टरी, तो सबक्लेवियन आर्टरी एंड राइट पल्मोनरी आर्टरी के बीच में जो होता है बीटी संट होता है। दूसरा मॉडर्न बीटी संट है जिससे राइट सबक्लेवियन आर्टरी निकलती है, ब्रेकियोसिफेलिक ट्रंक, आपको डायग्राम याद होगा, उस डायग्राम में ब्रेकियोसिफेलिक ट्रंक होता है और पल्मोनरी आर्टरी, राइट पल्मोनरी आर्टरी के बीच में जो है ये पाया जाता है। देन पोर्ट संट जो होता है, पीडीए मैंने ट्रिक बताई थी, तो पीडीए से हो जाएगा P4 हो जाएगा पोर्ट और D4 हो जाएगा डिसेंडिंग ऑर्टा और पल्मोनरी आर्टरी के बीच में ये बनता है। और वाटर स्टैंड संट जो है, वाटर स्टन संट जो है वो बनाया जाता है, इसके लिए ट्रिक बताई थी वा, तो वा में W से हो जाएगा वाटर स्टन और A से हो जाएगा असेंडिंग ऑर्टा एंड पल्मोनरी आर्टरी। मतलब इन चारों में पल्मोनरी आर्टरी के बीच में बनता है, लेकिन किस किस वेसल में बनेगा वो नाम हमें याद रखने। तो ये होते हैं अपने सारे के सारे। सिंपल सा क्वेश्चन आता है कि बीटी जो स्टंट होता है वो किस किस के बीच में बनाया जाता है, तो किस डिजीज को करेक्ट करने के लिए बनाया जाता है पूछा जाता है, तो ब्लालोग संट इसका, ब्लालोग टाउजिंग संट जो है पूरा नाम होता है। तो ये संट है टेट्रालॉजी ऑफ फेलोट के अंदर बनाया जाता है। और सबसे लास्ट में एक बोनस पॉइंट बता देता हूँ, 11th पॉइंट भी है यहाँ पर कि कभी भी टेट्रालॉजी ऑफ फेलोट के अंदर जो होता है कंजेस्टिव हार्ट फेलियर जो है डेवलप नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि कंजेशन का कारण होता है ऑब्स्ट्रक्शन। लेकिन यहाँ पर टेट्रालॉजी ऑफ फेलोट के अंदर क्या होते हैं, अपने पास अल्टरनेट पाथवे बन जाता है, जिस वजह से कंजेस्टिव हार्ट फेलियर के चांसेस यहाँ पर नहीं होते हैं। तो अगर आपसे कभी क्वेश्चन पूछा जाए कि इनमें से कौन से डिसऑर्डर में कंजेस्टिव हार्ट फेलियर नहीं होगा, तो ऑप्शन में अगर आपको टेट्रालॉजी ऑफ फेलोट मिले तो वो आप टिक कर देना, क्योंकि टेट्रालॉजी ऑफ फेलोट में कभी भी कंजेस्टिव हार्ट फेलियर की कंडीशन डेवलप नहीं होती है। और अगर आज का लेक्चर आप लोगों को कोई भी इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना और बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर देना, ताकि जो नेक्स्ट मेरा वीडियो है वो आप तक सबसे पहले पहुंचे। थैंक यू वेरी मच।